बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर टॉपिक है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। व्हाट इज़ आइसोटोनिक सॉल्यूशन? टुडे आवर टॉपिक इज़ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हमारी डेली लाइफ में भी अगर हम देखें तो बहुत सारी जगहों पे इसकी एप्लीकेशंस हैं। जैसे अगर खुदा न खास्ता किसी पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो जाता है तो हम मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रिप्स इंजेक्ट करते हैं उस पेशेंट को, या रिंगर लैक्टेट इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए दिया जाता है। नॉर्मल सलाइन आई ड्रॉप्स मौजूद हैं, या फिर नेज़ल ड्रॉप्स होते हैं। डिफरेंट किस्म के ड्रिंक्स हैं, स्पोर्ट ड्रिंक्स जो कि एनर्जी लेने के लिए दस्तयाब है मार्केट के अंदर। आइसोटोनिक ड्रिंक्स कहलाते हैं ये लोग। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के तौर पे मुख्तलिफ़ किस्म की फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं हमारी डेली लाइफ में, जिसके आम मिसाल तो जो ड्रिप है हम लोग अमूमन उन पेशेंट्स को देते हैं जो कि या तो डिहाइड्रेटेड हो गए होते हैं या फिर उनमें डिफरेंट किस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो रहा होता है। तो ये हमारे देखी हुई चीज़ें हैं जो कि हम आम लाइफ में भी देख रहे होते हैं। या आई ड्रॉप्स जो कि हम आई की वॉश के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आई वॉश के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नेज़ल ड्रॉप्स होते हैं नॉर्मल सलाइन के। ये तमाम चीज़ें ये इंजेक्शंस फॉर्म में भी, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है सोडियम क्लोराइड यहाँ पे दिखाया गया है, ये भी आइसोटोनिक फॉर्म के अंदर अवेलेबल है। मुख्तलिफ़ किस्म के स्पोर्ट्स ड्रिंक्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं या एनर्जी ड्रिंक्स के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। वो भी आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की फॉर्म में होते हैं। उनके पैकिंग में भी अगर आप देखेंगे तो आइसोटोनिक लिखा जाता है। इसी तरह आप ड्रिप्स की पैकिंग पे भी देखेंगे तो मेंशन होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन के नाम से या आइसोटोनिक फ्लूइड के नाम से मेंशन हो रहा होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे हैं वो आखिर जो आइसोटोनिक के तौर पे क्यों मेंशन है या उनके ऊपर क्यों लिखा होता है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम 0.9% लिखा हुआ होता है। जैसे कि बाज़ ड्रिप्स पे लिखा होता है या इंजेक्शन पे लिखा होता है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। या नॉर्मल सलाइन लिखा होता है या डेक्सट्रोज 5% लिखा हुआ होता है। इस तरह करके डिफरेंट वैल्यूज़ ये मेंशन होती हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पर। तो इसी के बारे में आज हम जानेंगे इस टॉपिक के बारे में कि व्हाट इज़ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। लेकिन आइसोटोनिक सॉल्यूशन से पहले हम सॉल्यूशंस को जानेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन इज़ अ स्पेशल मिक्सचर इन विच अ सब्सटेंस इज़ डिज़ोल्व्ड। सॉल्यूशन एक ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर सब्सटेंस अच्छे से हल होते हैं, डिज़ोल्व होते हैं। द सब्सटेंस इज स्प्रेड आउट इवनली एंड विल नॉट सेटल। इतने अच्छे से मिक्स होते हैं कि वो सब्सटेंस अमूमन बॉटम में नहीं बैठते, बल्कि इवनली मिक्स होते हैं, इक्वली पूरे लिक्विड के अंदर हल पजीर होते हैं। जैसा हमने एमल्जेंस पढ़ा था, एमल्जेंस के अंदर लिक्विड 2 लेयर्स में डिवाइड हो जाता था। या फिर हमने सस्पेंशंस के बारे में पढ़ा था, उसमें भी सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते थे। लेकिन सॉल्यूशन में ऐसा कुछ नहीं होता। सॉल्यूशन में जो भी सब्सटेंस डिज़ोल्व हुआ होता है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व होता है और इवनली मिक्स होता है। इतना अच्छा सा मिक्स होता है कि नीचे भी सेटल डाउन नहीं होता। इन अ सॉल्यूशन द सब्सटेंस दैट इज डिज़ोल्व इज कॉल्ड सोल्यूट। वो सॉल्यूशन के अंदर वो सब्सटेंस जो कि डिज़ोल्व किया जाता है, मिलाया जाता है, उसे हम सोल्यूट कहते हैं। और जो जिसमें मिलाया जाता है उस लिक्विड को हम सॉल्वेंट कहते हैं। अ सॉल्वेंट इज़ अ सब्सटेंस इन विच द सोल्यूट इज़ बीइंग डिज़ोल्व्ड। वाटर इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कंसीडर करते हैं कि वाटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है हल हो जाती हैं इजीली, इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कंसीडर किया जाता है। तो वो लिक्विड जिसके अंदर हम कोई भी सब्सटेंस डिज़ोल्व कर रहे होते हैं वो सॉल्वेंट कहलाता है। जैसे यहाँ पिक्स में दिखाया गया है, देखिए ये है एक होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें देखिए स्पून के ज़रिए कोई भी चीज़ जा रही है, साल्ट हो सकती है, ये शुगर हो सकती है, कोई भी मेडिकामेंट हो सकता है, उसे लिक्विड में डाला गया। यहाँ पे ये जो चीज़ चम्मच से डाली जा रही है ये होगा सोल्यूट, एंड जो जिसमें मिक्स किया गया है जो या वाटर है या कोई भी लिक्विड है वो सॉल्वेंट है। देन व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है?
ठीक है। अगर हम इसे डिफाइन करें, प्रॉपर लिखें तो अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। एक होमोजीनियस मिक्सचर है, 2 या 2 से ज़्यादा अगर उसमें सब्सटेंस मिक्स किए जाएँ। जैसे अगर आप नमक और चीनी, सिंपल से एग्जांपल है, नमक और चीनी अगर किसी भी चीज़ में हल कर रहे हैं, तो नमक हो या चीनी हो, जब हम उसे वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो वो जो मिक्सचर हासिल होगा उसमें पता नहीं चल रहा होगा कि नमक कहाँ पे है। नमक वाटर के अंदर किस तरह, नमक के पार्टिकल्स अलग-अलग नज़र नहीं आ रहे होंगे, बल्कि वो अच्छे से मिक्सअप हो जाएंगे, होमोजीनियसली मिक्सअप हो जाएंगे। A solution is made up of 2 parts। solution के 2 parts होते हैं, the solute and the solvent। solute होता है और solvent होता है। A solute is a substance being dissolved। solute क्या चीज़ है? जो वो substance जो कि उसमें हल किया जाता है। A solvent is a substance the solute is being dissolved in। it is often liquid। और solvent क्या चीज़ है? जिसके वो liquid जिसके अंदर वो substance जो कि dissolve करना है डालकर मिला दिया जाता है या डिज़ोल्व कर दिया जाता है। जैसे पानी अमूमन ये लिक्विड फॉर्म जो होता है वो उसमें बहुत सारी चीज़ें डालकर हम डिज़ोल्व कर लेते हैं। लाइक अगर कोई टी बैग है या नमक है, चीनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जिसको हम डालकर पानी में एक सॉल्यूशन बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने टी बैग डाला हुआ है इस तस्वीर में। टी बैग से क्या होगा, जो टी होगी वो बैग से निकलकर इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी वाटर के अंदर और होमोजीनियस मिक्सचर बना लेगी। फिर आप टी बैग निकाल देंगे तो वो जो आपके पास मिक्सचर होगा वो एक सॉल्यूशन ही होगा। इसके अलावा एक और एग्जांपल है, अ सॉल्यूशन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मिक्सचर दैट इज़ मेड व्हेन सब्सटेंस डिज़ोल्व एंड मिक्स फुली विद अनदर। ऐसी चीज़ को हम सॉल्यूशन कहेंगे जिसके अंदर जो भी सब्सटेंस आप डाल रहे हो वो इक्वली मिक्स हो जाए, अच्छी तरह मिक्स हो जाए, फुली मिक्स हो जाए और पता ना चल रहा हो कि दोनों चीज़ों में हम फ़र्क ना कर पा रहे हों, इतना अच्छा सॉल्यूशन बन जाए। फॉर एग्जांपल, अ कप ऑफ इंस्टेंट कॉफ़ी इन सॉल्यूशन। अगर आप किसी इंस्टेंट कॉफ़ी का अपने साशेस देखे होंगे, उसको अगर आप डालेंगे लिक्विड के अंदर, किसी भी लिक्विड के अंदर, मिल्क के अंदर या फिर वाटर के अंदर आप बना रहे हैं, तो जब आप उस साशे को उसमें डालेंगे और मिक्सअप करेंगे तो इक्वली मिक्स हो जाएगी, इवनली मिक्स हो जाएगी सारे के सारे लिक्विड के अंदर। ये एक अच्छा सा सॉल्यूशन होगा। ये भी एक सॉल्यूशन की एक फॉर्म है, क्योंकि कॉफ़ी अच्छे से अगर मिक्सअप हो गई है और नीचे जाके बॉटम में भी नहीं सेटल डाउन हो रही, लेयर्स भी नहीं बना रही है, इवनली लिक्विड के अंदर मिक्स हुई है, तो उसे हम सॉल्यूशन कहेंगे। द सॉलिड इज़ डिज़ोल्व। कॉफ़ी ग्रेन्यूल्स हैं, सॉलिड देखिए ग्रेन्यूल्स के दानेदार होती है कॉफ़ी, वो ग्रेन्यूल्स जो हमने डाले हैं उसको हम कहेंगे सॉल्यूट। एंड द लिक्विड दैट डज़ नॉट डिज़ोल्व, द लिक्विड दैट डज डिज़ोल्व, और वो लिक्विड जिसमें डिज़ोल्व की गई है, हॉट वाटर हो सकता है, हॉट मिल्क हो सकता है, जो भी लिक्विड है, वो जो लिक्विड डिज़ोल्व करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो है सॉल्वेंट। अब आपको पता चला सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का डिफरेंस। जो चीज़ डिज़ोल्व की जा रही है, यहाँ पे जिस तरह कॉफ़ी डिज़ोल्व की जा रही है, वो सब्सटेंस जो डिज़ोल्व किया जा रहा है वो सॉल्यूट है, और जिसमें वो डिज़ोल्व की जा रही है मीन्स मिल्क या वाटर जो भी है, जिस भी चीज़ में वो डिज़ोल्व की जा रही है वो सॉल्वेंट है। हाउ मैनी अदर सोल्यूशंस कैन यू थिंक ऑफ। अब आप सोचिए और कौन कौन से सोल्यूशन होते हैं। जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पे है, मैंने दिखाई है, ये देखिए यहाँ पे साल्ट डाला जा रहा है, यहाँ पे साल्ट सॉल्यूट है, जो कि वाटर में डाला जा रहा है, ये सॉल्वेंट है, मतलब नमक को पानी में हल किया जा रहा है। तो एक सोल्यूशन हमारे पास हासिल होगा साल्ट सोल्यूशन, क्योंकि पानी में नमक अच्छा सा हल हो जाता है और सेटल डाउन भी नहीं होता बाद में। वो जिस तरह वो जो लिक्विड हमारे पास हासिल होता है जिसमें पानी में नमक डिज़ोल्व, वो साल्ट सोल्यूशन है। मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है, मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड्स क्या होगा, पहले हम डिफ्यूजन के बारे में जानें, फिर हम मुख्तलिफ़ किस्म के मूवमेंट्स जो होती हैं उसके बारे में मैं आपको रिव्यू दे दूँगी। डिफ्यूजन में होता यह है कि पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। जब भी पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करें तो इसको हम डिफ्यूजन कह रहे होते हैं। या मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, अमूमन पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, आपको एनर्जी चाहिए होती है उन मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, डिफ्यूजन उसी की एक टाइप है।
डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस उसी की एक टाइप होती है। यहाँ पे डिफ्यूजन बताया गया है। डिफ्यूजन क्या है? फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। अगर पार्टिकल्स मूव करें हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे डिफ्यूजन। ऑस्मैटिक प्रेशर क्या होता है? क्योंकि हम अमूमन जो लिक्विड्स होते हैं या फिर बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनकी मूवमेंट को इन टर्म्स से ही समझ सकते हैं, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पहले आपको बता दूं। ड्राइंग द पावर ऑफ वाटर डिपेंडेंट ऑन अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड सॉल्यूशन। ओके, इसके कुछ टाइप्स बताए ना, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। इनकी डिटेल मैं आपको आगे वाली स्लाइड में समझाती हूँ। वाटर मूव्स फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक सोल्यूशन, यहाँ पे जो तस्वीर में दिखाया गया है। इसके अलावा डिफरेंट आइसोटोनिक कंडीशंस दिखाई गई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, एंड हाइपोटोनिक कंडीशन दिखाई गई है, एंड हाइपरटोनिक कंडीशन दिखाई है। वन बाय वन मैं इसको समझाती हूँ। टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस में क्या है? आइसोटोनिक। आइसोटोनिक क्यों कहा गया है? आइसो मीन सेम होता है, टोनिक मीन होता है स्ट्रेंथ। टोनिक स्ट्रेंथ को कहते हैं, आइसो कहेंगे सेम को, मतलब मीन्स सेम, और टॉनिक कहेंगे इसके जो वर्ड है स्ट्रेंथ को। तो आइसोटोनिक का मतलब होगा सेम कंसंट्रेशन ऑफ साइल्यूट्स एंड सॉल्वेंट। सेम कंसंट्रेशन होगी साइल्यूट की भी एंड सॉल्वेंट की भी, तो वो होगा आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मीन्स सेम स्ट्रेंथ। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपर का मतलब होता है मोर, ये ज़्यादा। हाइपर मीन्स मोर एंड टोनिक मीन स्ट्रेंथ। इसमें क्या होता है? मोर साइल्यूट होते हैं वो सब्सटेंस जो डिज़ोल्व किए जा रहे हैं, एंड लेस सॉल्वेंट, जिसमें डिज़ोल्व किए जा रहे हैं वो सॉल्वेंट जो है कम होता है। जैसे अगर आप नमक में पानी में नमक डिज़ोल्व करें तो नमक ज़्यादा अगर हो और पानी उसमें कम हो तो ये होगा हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक लफ्ज़ ज़ाहिर है ये हाइपोटोनिक। हाइपो का मतलब होता है लेस एंड टॉनिक का मतलब होता है स्ट्रेंथ। मीन्स फ्यूअर, यहाँ पे साइल्यूट कम होगा और सॉल्वेंट ज़्यादा होगा। साइल्यूट की मिकदार कम है और सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा है। जैसे तस्वीरों में भी दिखाया गया है, यहाँ पे येलो कलर के जो डॉट्स हैं, येलो कलर वाले डॉट्स जो हैं ये हैं साइल्यूट, और ब्लू कलर के वाटर को ज़ाहिर कर रहे हैं ये सॉल्वेंट है। अगर दोनों कंसंट्रेशन सेम है तो वो आइसोटोनिक है। अगर सॉल्वेंट जो है कम है एंड साइल्यूट ज़्यादा है तो वो हाइपरटोनिक है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है हाइपरटोनिक है क्योंकि उसमें मोर साइल्यूट्स हैं एंड लेस सॉल्वेंट है। जबकि अगर साइल्यूट की कंसंट्रेशन कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है देन इट इज़ हाइपोटोनिक। तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहे हैं चीज़ों की। पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट जैसे मैंने बताया इसके अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती मूवमेंट में, पार्टिकल्स के मूवमेंट में, मॉलिक्यूल्स एंड आइंस की मूवमेंट में, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, इसमें इसकी एग्जांपल ऑस्मोसिस भी है, डिफ्यूजन भी है पैसिव ट्रांसपोर्ट की। अब यहाँ पे डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं जिसके अंदर मौजूद है सेल, रेड ब्लड सेल है ये। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है एक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। वाटर मूव्स टू हाइपरटोनिक एरियाज। यहाँ पे सॉल्यूशंस हैं और डिफरेंट किस्म के आइंस और मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट भी दिखाई जा रही है। इससे पहले मैं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर को इजी करके बताती हूँ कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है जिसके बिहाफ पर ये मूवमेंट हो रही होती है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ अ प्रेशर डिवेल्प्ड बाय डिफ्यूजन ऑफ अ लिक्विड और सॉल्वेंट थ्रू मेम्ब्रेन। प्रेशर डिवेल्प होता है बाय डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड एंड सॉल्वेंट थ्रू द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करते हैं पार्टिकल्स, डिफ्यूज़ करते हैं पार्टिकल्स, लेकिन प्रेशर डिवेल्प हो रहा होता है। द सॉल्वेंट पासिस फ्रॉम द डाइल्यूट टू द मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। सॉल्वेंट पास करता है फ्रॉम द डाइल्यूट टू मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू द मेम्ब्रेन सेपरेटेड बाय टू सॉल्यूशंस। अमूमन दो सॉल्यूशंस को एक मेम्ब्रेन से सेपरेट किया जाता है, उसके बाद सॉल्वेंट पास होता है फ्रॉम द डाइल्यूट टू मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, उसको हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। राइट, अगर हम ऑस्मोसिस की डेफिनेशन देखें, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन की, तो यहाँ पे देखिए
डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, बोथ सॉल्वेंट एंड साइल्यूट मूव, दोनों ही मूव करते हैं। पहले वाले जार में आप देखिए यहाँ पर सॉल्वेंट एंड साइल्यूट के पार्टिकल्स दिखाई, ये साइल्यूट है दरमियान रेड कलर के एंड ये ब्लू कलर का सॉल्वेंट है। यहाँ पर इक्वली मूव कर रहे हैं, ये बहुत पार्टिकल जो है मूव कर रहे हैं, देखें ये मूव कर रहे हैं इसके अंदर। एंड मूवमेंट ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, ये हायर कंसंट्रेशन थी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये पहले हायर कंसंट्रेशन में मौजूद थे, अब ये हायर कंसंट्रेशन से, क्योंकि और इस एरिया में लो कंसंट्रेशन थी, यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूल्स हैं ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पे लो कंसंट्रेशन, ये मॉलिक्यूल्स फिर इस वाले एरिया में डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे, मीन्स हायर से लोअर में मूव करना शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए कोई मेम्ब्रेन वगैरह नहीं है, मेम्ब्रेन यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, बल्कि मॉलिक्यूल्स जो हैं सॉल्वेंट में ही मौजूद हैं और इजीली मूव करेंगे हायर से लोअर की तरफ। तो ये हो गई डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है भला? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब ऑस्मोसिस की तरफ आ जाइए। ऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट वाटर across the semi-permeable membrane from higher to lower solvent concentration। अब मूवमेंट होगी सॉल्वेंट की अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के को क्रॉस करते हुए मूवमेंट होगी सॉल्वेंट की फ्रॉम हायर टू लोअर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, हायर से लोअर की तरफ मूव करेंगे, ओनली सॉल्वेंट मूव करेंगे। इसके अंदर होता क्या है? सिर्फ सॉल्वेंट मूव कर रहा होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो कि सिलेक्टिव किस्म के आयंस या मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स को गुजरने देती है अपने अंदर, हर एक को नहीं गुजरने देती, मीन्स कुछ चीज़ को गुजरने देगी और कुछ को नहीं गुजरने देगी, इसीलिए इसे सेमी परमिएबल कहा गया। हम ऑस्मोसिस को इस तरह भी कह सकते हैं, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर solute concentration in dilute solution to the region of higher solute concentration through the semi-permeable membrane is called osmosis। ये ऑस्मोसिस के बारे में आपने समझा। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन में क्या फ़र्क तो होता है? ऑस्मोसिस में देखिए सॉल्वेंट पार्टिकल्स माइग्रेट अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा होता है, साइल्यूट पार्टिकल डोंट मूव अक्रॉस। ऑस्मोसिस में साइल्यूट पार्टिकल मूव नहीं करते, सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करते हैं। जबकि डिफ्यूजन में क्या होता है? डिफ्यूजन में सॉल्वेंट पार्टिकल्स माइग्रेट, कंसंट्रेशन इज इक्वलाइज्ड एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आर नाइदर इन्वॉल्व्ड एंड नॉट रिक्वायर्ड। इसमें सेमी परमिएबल नहीं होती डिफ्यूजन के अंदर। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ पैसिव transport occurring commonly in a biological system where solvent molecules move across a semi-permeable membrane towards the region of higher solute concentration। राइट, आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन अकर्स थ्रू एनी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन परमिएबल अगर होगी भी तो परमिएबल होगी, मीन्स ईजिली गुजरने देगी हर चीज़ को। एंड ऑस्मोसिस रिक्वायर अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, डिफ्यूजन में अगर अमूमन मेम्ब्रेन का जिक्र नहीं आता, लेकिन आएगा तो परमिएबल मेम्ब्रेन, और जबकि ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। डिफ्यूजन इज़ अ पैसिव प्रोसेस। ठीक है, दोनों ही पैसिव प्रोसेस हैं, ऑस्मोसिस भी एंड डिफ्यूजन भी, क्योंकि दोनों में एनर्जी रिक्वायर नहीं है। एक्टिव अगर लिखा होगा एक्टिव प्रोसेस, तो एक्टिव प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। देखिए यहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्ट दिखाई गई है जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये इसके दो टाइप्स हैं, डिफ्यूजन हो गई, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गई कि किसी की सपोर्ट के थ्रू फिर कोई मॉलिक्यूल जो है मूव कर रहा है किसी की मदद के से। जबकि डिफ्यूजन में कह रहे होते हैं कि मॉलिक्यूल्स मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन आइंस फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। देखिए यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी दिखाई है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। थ्रू एक्टिव सेल ट्रांसपोर्ट द सेल प्रेजेंट इन अ इंटेस्टाइन्स ऑफ ह्यूमन रिसीव ग्लूकोज। ये एक एग्जाम्पल है जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। देखिए हमने जैसे कि सॉल्यूशंस की ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर देयर इज़ अ 3 काइंड ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर के बिहाफ पे
काइंड्स देखें, टाइप्स देखें सोल्यूशन की, तो यहाँ पे 3 टाइप्स हैं, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। ठीक है, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। जैसे मैंने बताया हाइपर, आइसो एंड हाइपो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स दिखाए गए, मूवमेंट दिखाई गई है। हाइपरटोनिक की देखिए बाहर की तरफ एरो है, आइसोटोनिक में बाहर और जो की तरफ जाने वाला एरो और अंदर की तरफ आने वाला एरो जो है दोनों मौजूद हैं। देखिए यहाँ पे एरोस H2O बाहर की तरफ मूव कर रहा है, जबकि आइसोटोनिक में अंदर की तरफ भी मूव कर रहा है और बाहर की तरफ भी मूव कर रहा है, जबकि हाइपोटोनिक में वाटर अंदर की तरफ मूव कर रहा है, वाटर का मॉलिक्यूल। अगर मैं इसकी डिटेल आपको बताती हूँ, यहाँ पे देखिए हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक दिखाया गया है। प्लाज्मोसिस हो सकता है हाइपरटोनिक में, हाइपोटोनिक कंडीशन में साइटोलाइसिस हो सकता है एंड आइसोटोनिक कंडीशन अच्छी कंडीशन होती है। अमूमन इसके अंदर ये दोनों सिचुएशन नहीं होती, ना तो प्लाज्मोलाइसिस होता है और ना ही साइटोलाइसिस होता है। ये नॉर्मल कंडीशन है आइसोटोनिक, इसीलिए हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस एज अ ड्रिप में देते हैं IV जब इंजेक्ट कर रहे होते हैं। तो हाइपरटोनिक क्या है, आइसोटोनिक क्या है एंड हाइपोटोनिक क्या है, इसकी डिटेल हम देखते हैं अब। हाइपरटोनिक यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए ये यहाँ पर हाइपरटोनिक के नीचे जो सेल है ये श्रिंक हुआ, मतलब सिकुड़ा हुआ है। ठीक है, सिकुड़ा हुआ है हाइपरटोनिक में। क्यों? व्हेन हाइपरटोनिक में क्या होता है, व्हेन टू सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, देन solutions whose concentration of solute is higher than other solution are called hypertonic solution। यही डेफिनेशन है इसकी। देन सिचुएशन क्या होती है कि क्योंकि कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से ये श्रिंक हो जाता है, मॉलिक्यूल श्रिंक हो जाता है, जबकि हाइपोटोनिक के अंदर स्वेल हो जाता है। हाइपोटोनिक में ये कंडीशन होगी कि स्वेल हो जाएगा, कि यहाँ पर भी कंसंट्रेशन का डिफरेंस क्रिएट होता है, जबकि आइसोटोनिक के अंदर ही नॉर्मल पोजीशन में रहेगा। आइसोटोनिक में नॉर्मल पोजीशन में रहेगा। व्हेन अ रेड ब्लड सेल्स आर प्लेस्ड इन अ डिस्टिल्ड वाटर, देन वाटर फ्लोज इन अ रेड ब्लड सेल्स। अगर हाइपोटोनिक में आप हाइपोटोनिक सॉल्वेंट के अंदर रेड ब्लड सेल्स को डालेंगे तो होगा क्या, देन वाटर फ्लोज इनटू द रेड ब्लड सेल्स, पानी रेड ब्लड सेल्स की तरफ फ्लो करेगा। देन दे स्वेल एंड ब्रस्ट, ये स्वेल हो जाएगा और ब्रस्ट हो जाएगा। अगर हम कहते हैं हाइपरटोनिक सिचुएशन में, हाइपरटोनिक सॉल्वेंट में अगर हम रेड ब्लड सेल्स को डाल देते हैं तो होता यह है कि जो वाटर है फ्लो इनटू द रेड ब्लड सेल्स, वाटर अंदर की तरफ जाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वाटर अंदर जमा होगा तो ये स्वेल हो जाएगा। इसी तरह हाइपरटोनिक में क्या होगा, हाइपरटोनिक के अंदर हम इसको हीमोलाइसिस भी कह सकते हैं और साइटोलाइसिस भी कह सकते हैं। यहाँ भी सेल दिखाया गया है तो हम इसे साइटोलाइसिस भी कह सकते हैं। ये फट जाएगा, स्वेल हो जाएगा, ये ब्रस्ट हो जाएगा। When red blood cells placed in 5% सोडियम क्लोराइड, अगर 5% सोडियम क्लोराइड में डाल दिया जाता है तो ये हाइपरटोनिक कंडीशन होती है। ठीक है, हाइपरटोनिक कंडीशन होगी और इसमें क्या होगा, वाटर फ्लोज आउट ऑफ द रेड ब्लड सेल, ये पानी बाहर की तरफ मूव करेगा। जब पानी बाहर की तरफ मूव करेगा तो सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा और प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी। अगर हम सेल को डाल देते हैं 0.9% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन में, 0.9% में डाल देते हैं, अगर 0.9% के सोल्यूशन के अंदर हम डाल देते हैं, देन क्या होगा, ना तो श्रिंक होगा सेल और ना ही स्वेल होगा, क्योंकि इक्वली अमाउंट में वाटर अंदर भी जाएगा और बाहर भी आएगा और इक्वली अमाउंट में वाटर अंदर भी जाएगा, तो इसलिए वो नॉर्मल सिचुएशन में रहेगा सेल। आइसोटोनिक की डेफिनेशन क्या हुई, आइसो मैंने जैसे बताया सेम या इक्वल को कहते हैं, आइसो मीन्स सेम, और टॉनिक कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, ये स्ट्रेंथ को कहते हैं हम कह सकते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन इज़ वन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज सेम बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल।
साइलूट की कंसंट्रेशन अंदर और बाहर सेल के एक जैसी रहती है आइसोटोनिक सोल्यूशन में। एन आइसोटोनिक सोल्यूशन, या हम ये भी कह सकते हैं इसको, एन आइसोटोनिक सोल्यूशन रेफर्स टू टू सॉल्यूशंस हैविंग अ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या फिर हम ये कह सकते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की मौजूदगी में उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है दो सॉल्यूशंस का अगर एक जैसा रहता है तो इसका हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में देख लेते हैं। A semi-permeable membrane is a thin layer of material that contains various sizes of holes and pores. Smaller solute and fluid pass through the membrane, but the membrane block the passage of large molecules. जैसे मैंने कहा था कुछ molecules गुजरने देती है लेकिन कुछ को नहीं गुजरने देती। तो वो कौन से हैं जिनको गुजरने देती है? जिनका पार्टिकल साइज़ अमूमन जिसका साइज़ छोटा होता है, लेकिन बड़े साइज़ के जो पार्टिकल्स हैं उनको रोक लेती है, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स या लार्ज प्रोटीन, उनको रोक लेगी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, लेकिन छोटे साइज के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको गुजरने देगी, जैसे मिनरल्स वगैरह उनको गुजरने देगी। तो हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में ये कह सकते हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है अमूमन, एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन रेफर्स टू टू सॉल्यूशंस हैविंग अ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। In medical sciences, isotonic solution is a solution that has the same concentration as the normal cell of the body and blood. या तो वही कंसनट्रेशन रखता हो जो कि हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल्स की और बॉडी की होती है या ब्लड की होती है। In the general sense, two solutions are isotonic when they contain a same amount of solute and or dissolved substance. हम ये भी कह सकते हैं आइसोटोनिक के बारे में। देखिए मज़ीद यहाँ पे दिखाएंगे रेड ब्लड सेल्स, द अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द सेल। जैसे मैंने बताया कि अगर 0.9% सोडियम क्लोराइड के अंदर रेड ब्लड सेल्स डाला जाएगा तो उसके इक्वल, क्योंकि कंसनट्रेशन ये ऐसी है कि अंदर जाने की शरह और पानी के मॉलिक्यूल्स के बाहर आने की शरह सिमिलर होगी, जिसकी वजह से आइसोटोनिक की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। साइल्यूट कंसनट्रेशन इनसाइड द सेल इज इक्वल टू द साइल्यूट कंसनट्रेशन इज आउटसाइड द सेल। यहाँ पे देखिए बताया गया है साइल्यूट कंसनट्रेशन इनसाइड द सेल एंड इक्वल टू द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल। जो सॉल्यूशन बाहर है सेल के उसकी कंसनट्रेशन और साइल्यूट की कंसनट्रेशन जो है वो इक्वली ही है। यहाँ पे देखिए बताया गया द अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द सेल। जो अंदर की तरफ जा रहा है वाटर और जो बाहर आ रहा है उसकी ट्रांसपोर्ट जो है इक्वली ही है, इसलिए इसे आइसोटोनिक कहा गया है। इसी तरह आइसोटोनिक सॉल्यूशन कंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। आइसोटोनिक सॉल्यूशन कंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस सिमिलर द प्लाज्मा इन हर ब्लड स्ट्रीम। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में इलेक्ट्रोलाइट का वही बैलेंस होता है जो कि प्लाज्मा में होता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में। जो हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मा में जो इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है वही आइसोटोनिक सॉल्यूशन में होता है, इसीलिए इसे IV दिया जाता है। जो हम नॉर्मल सलाइन की ड्रिप्स लगा रहे होते हैं या रेंगर सॉल्यूशंस दे रहे होते हैं, वो इसलिए कि उनमें इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस वही होता है जो हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजी के अंदर प्लाज्मा को होता है। वह ना आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस सिमिलर टू द प्लाज्मा इन अ ब्लड स्ट्रीम। व्हेन अ आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज एडमिनिस्ट्रेटेड द फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ द पेशेंट इज इंक्रीज विदाउट फ्लूइड शिफ्ट। क्यों दिया जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन? क्योंकि जब हम ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, देते हैं, द फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ द पेशेंट इज इंक्रीज। फ्लूइड का वॉल्यूम तो इंक्रीज़ होता है, जैसे मैंने कहा डिहाइड्रेशन में हम देते हैं ड्रिप्स, तो उसमें उस दौरान में आपके डिहाइड्रेशन तो ख़त्म होगी और फ्लूइड का रेशो इंक्रीज़ हो जाएगा पेशेंट की बॉडी में विदाउट फ्लूइड शिफ्ट। लेकिन जो आइसोटोनिक कंसनट्रेशन है, ना तो सेल्स जो हैं साइटोलाइसिस की वजह से या बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन अंदर जाने की वजह से किसी भी चीज़ की वो ब्रस्ट होंगे, ना ही वो श्रिंक होंगे, बल्कि इक्वली कंसनट्रेशन रहेगी, तो वो फ्लूइड शिफ्ट नहीं होगा। कॉमन एग्जांपल ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर 0.9% नॉर्मल सलाइन एंड लैक्टेट ड्रिंकर्स। ये दो इसकी एग्जांपल्स हैं, नॉर्मल सलाइन 0.9% नॉर्मल सलाइन एंड लैक्टेट ड्रिंकर्स। तो नेक्स्ट एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में यहाँ पे दिखाई गई तस्वीर, इसमें दिखाया गया है द कंसनट्रेशन ऑफ साइल्यूट एंड वाटर इज द सेम इनसाइड द सेल एंड द आउटसाइड
इन अ बीकर, क्योंकि जिस सॉल्यूशन के अंदर, जिस सॉल्वेंट के अंदर सेल को डाला गया है उसकी कंसंट्रेशन, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड वाटर इज़ द सेम इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल इक्वली है। नेट वेट ऑफ द मूवमेंट इनटू एंड आउट ऑफ द सेल बराबर होगा, इक्वली होगा, एंड रिज़ल्ट क्या होगा, सेल स्टे द सेम साइज़, जिसकी वजह से सेल का जो साइज़ है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, ना बहुत ज़्यादा श्रिंक होगा, ना तो सेल सिकुड़ेगा और ना ही बहुत ज़्यादा स्वेल होने की वजह से, पानी भर जाने की वजह से वो ब्रस्ट होगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर द टू सॉल्यूशंस दैट हैव अ सेम कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। Isotonic solution contains 0.9% of sodium chloride, is practically isotonic when with blood plasma and is regarded as a standard के तौर पर माना जाता है। A solution containing more than 0.9% sodium chloride is called hypertonic. A solution containing less than 0.9% sodium chloride is called hypotonic. हम ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक की। ऐसे सॉल्यूशन जो कि 0.9% सोडियम क्लोराइड होते हैं इन्हें हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कह रहे होते हैं अमूमन, क्योंकि ये आइसोटोनिक विद ब्लड प्लाज्मा एंड रिगार्डेड एज अ स्टैंडर्ड के तौर पर माने जाते हैं। अ सॉल्यूशन दे कंटेन मोर देन 0.9% सोडियम क्लोराइड, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 0.9% सोडियम क्लोराइड से ज़्यादा है तो वह हाइपर मीन मोर होता है ना, ज़्यादा होता है, तो ये हाइपरटोनिक होगा क्योंकि 0.9% सोडियम क्लोराइड से ज़्यादा है रेशो। जबकि आ सॉल्यूशन कंटेन लेस देन 0.9%, लेस आया तो आ गया हाइपोटोनिक। ठीक, ये देखिए यहाँ पे बताया गया मोर देन 0.9% है, देन वो होगा हाइपरटोनिक, वो हाइपरटोनिक होगा। लेकिन अगर आया है 0.9% से लेस, देन इसको हम कहेंगे हाइपोटोनिक। यहाँ पर भी इसी तरह दिखाया गया है, ये यहाँ पे 2.0% रेड ब्लड सेल्स हैं तमाम बीकर्स में। ये देखिए यहाँ पे देखिए ये एग्जांपल दी गई है, रेड ब्लड सेल्स हैं तमाम बीकर्स में, ये रेड ब्लड सेल्स पड़े हुए हैं अंदर बीकर्स के अंदर। अब आप देखिए कि ये रेड ब्लड सेल्स मुख्तलिफ शेप इख्तियार किए हुए हैं। कोई देखिए बहुत ज़्यादा श्रिंक हुआ हुआ है, सिकुड़ा हुआ है, ये देखिए ये श्रिंक हुआ हुआ है, सिकुड़ा हुआ है, ये नॉर्मल शेप में जैसे सेल होता है। लेकिन इसको देखिए ये स्वेल हुआ हुआ है, डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर स्वेल हुआ हुआ है। अब क्यों है ऐसा? जो एक सॉल्यूशन है ये है 2% सॉल्यूशन, ये 0.9% सॉल्यूशन है, यहाँ पे है 0.2% सॉल्यूशन। अब हमने पढ़ा है कि अगर सॉल्यूशन होगा 0.9% सोडियम क्लोराइड तो ये होगा आइसोटोनिक होने की वजह से इसकी नॉर्मल शेप है, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड की मूवमेंट जो है वो इक्वली है सेल के अंदर और बाहर। जबकि जो श्रिंक हुआ है 2% पे, क्योंकि ये हाइपरटोनिक है, और हमने यहाँ पे स्टडी किया था कि मोर देन 0.9% सोडियम क्लोराइड होगा तो ये हाइपरटोनिक होगा। अब यहाँ पे देखिए रेशो 2 है, मीन्स ये 0.9% से ज़्यादा है, ये 0.9% से ज़्यादा है ये रेशो, इसीलिए इसको हम हाइपरटोनिक कह रहे हैं। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है लेस देन 0.9% सोडियम क्लोराइड है, देन इसको हम कहेंगे हाइपोटोनिक। यहाँ पे देखिए इस वाले बीकर के अंदर देखिए यहाँ पे 0.2% है, जो कि 0.9% से कम है, इसका मतलब है ये हाइपोटोनिक है। आइसोटोनिक फ्लूइड एंड देयर यूजेस, क्या यूजेस हैं 0.9% सोडियम क्लोराइड की? अगर हम लेते हैं सिंपल सलाइन सॉल्यूशंस भी लेते हैं या फिर ड्रिप्स की सूरत में लेते हैं तो इनका क्या यूज़ होगा? 0.9% सोडियम क्लोराइड शॉक में यूज़ होती है, रिसस्टाइजेशन में यूज़ होती है, फ्लूइड चैलेंजेस में, फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन में, मेटाबॉलिक अल्कोलाइसिस में, हाइपोन्यूट्रीमिया में यूज़ हो रही होती है। इसके अलावा कीटो एसिडोसिस होता है प्रोसेस, डायबिटिक पेशेंट्स में अमूमन होता है, DKA डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में हो रही होती है, या फिर जब हाइपोन्यूट्रीमिया होता है, या फिर जब सोडियम कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर डिस्टर्ब हो रही होती है, कम हो रही होती है उस में, या फ्लूइड
के डिस्टर्बेंस हो रही होती है बॉडी के अंदर, तो हम 0.9% सोडियम क्लोराइड लेते हैं। यूज़ विद क्वेश्चन विद पेशेंट्स विद हार्ट फेल्यूर, एडिमा एंड हाइपरन्यूट्रीमिया के पेशेंट्स को हम ले देते हुए एहतियात करते हैं इसकी, क्योंकि ये फ्लूइड ओवरलोड कर सकती है इसलिए। जबकि लैक्टेट रिंगर्स जो है हम डिहाइड्रेशन में यूज़ करते हैं, बर्न्स में यूज़ करते हैं, जीआई ट्रैक में, फ्लूइड लॉस में, एक्यूरेट ब्लड लॉस में, हाइपरवोलीमिया में यूज़ करते हैं। सर्टन पोटाशियम कैन बी काज हाइपरक्लीमिया इन रीनल पेशेंट्स एंड पेशेंट्स विद लीवर डिजीज कैन नॉट बी मेटाबोलाइज लैक्टेट। लैक्टेट इज़ कन्वर्टेड इनटू बाइकार्बोनेट बाय द लीवर। इन तमाम चीज़ों में ये यूज़ होती है। लैक्टेट ड्रिंगन हम यूज़ कर रहे होते हैं अमूमन डिहाइड्रेशन में, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोलाइट की बैलेंस को करने के लिए वहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। जीआई ट्रैक में फ्लूइड लॉस हो वहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं, या हाइपरवोलीमिया हो गया हो वहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं। जबकि नेक्स्ट जो है हमारे पास यूजेस के अंदर डिफरेंट किस्म के आइसोटोनिक फ्लूइड्स यहाँ पे बताए गए हैं। थर्ड के ऊपर आ रहा है हमारा जो हम यूज़ करते हैं वो है 5% अमूमन इस्तेमाल किया जाता है ये डेक्सट्रोस वाटर, ठीक है, 5% डेक्सट्रोस वाटर है ये देखिए 5% डेक्सट्रोस वाटर यहाँ पे फ्लूइड है। कहाँ पे यूज़ करेंगे इसे? फ्लूइड लॉस एंड डिहाइड्रेशन में यूज़ करेंगे इसे भी। हाइपरन्यूट्रीमिया में सोल्यूशन बिकम्स हाइपोटोनिक व्हेन डेक्सट्रोस इज़ मेटाबोलाइज्ड and don't use for resuscitation and use क्वेश्चन इन रीनल एंड कार्डिक पेशेंट्स में एहतियात से इस्तेमाल करना है। अदरवाइज़ ये फ्लूइड लॉस एंड डिहाइड्रेशन में यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर रीनल पेशेंट है कोई या कार्डिक पेशेंट है तो उसमें एहतियात दिखानी है इसे इस्तेमाल करते हुए। तो हम कह सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के आइसोटोनिक सॉल्यूशंस दस्तियाब होती हैं, लाइक डेक्सट्रोस 5% इन वाटर हमने एग्जांपल देखी, रिंगर्स सॉल्यूशन की देखिए, नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन की देखिए। ये वो तमाम चीज़ें जो आईवी तौर पे भी हम लोग दे रहे होते हैं पेशेंट को। जब डिहाइड्रेशन होती है, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस्ड हो रहा होता है, उस सूरत में देखते हैं डिप्स फॉर्म में देते हैं या इंजेक्शन फॉर्म में देते हैं। इसके अलावा आई ड्रॉप्स फॉर्म में भी सिंपल सलाइन सॉल्यूशन होता है, वो भी आइसोटोनिक होता है। ये नेज़ल ड्रॉप्स भी हैं बाज़ जिसमें सिंपल सलाइन सॉल्यूशन आ रहा होता है, अमूमन आई वॉश के लिए इस्तेमाल करते हैं या नेज़ल वॉश के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। टाइप्स ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन में देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स दिखाई गई हैं। 0.9% सोडियम क्लोराइड जैसे मैंने बताया, लैक्टेट रिंगर्स सॉल्यूशन एंड 5% डेक्सट्रोस सॉल्यूशन या फिर रिंगर्स सॉल्यूशन, ये तमाम जो है होते हैं। अमूमन जो है इंजेक्टेबल्स आइसोटोनिक फॉर्म में होते हैं, क्योंकि प्लाज्मा की कंसंट्रेशन जो प्लाज्मा की जो कंपोजिशन होती है आइंस की जो उसमें कंसंट्रेशन हो रही होती है वो रिजेंबलिंग चाहिए होती है इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स के अंदर, अदरवाइज़ रिएक्शन शो हो सकता है। इसी तरह आई ड्रॉप्स में भी अमूमन आइसोटोनिक ड्रॉप्स ही होते हैं। 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड यूज़ होता है इन शॉक एंड हाइपोन्यूट्रीमिया में, हाइपोन्यूट्रियनिमिया में यूज़ हो रहा होता है, या आइसोटोनिक सोल्यूशन यूज़ होता है। स्पोर्ट्स ड्रिंक में भी इस्तेमाल होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था स्पोर्ट्स ड्रिंक पे इस्तेमाल करते हैं। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज़ यूज्ड इन फिजियोलॉजिकली एक्सपेरिमेंट इन टिश्यू कल्चर में। टिश्यू कल्चर में भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, क्योंकि कल्चर ये सेल्स वगैरह नॉर्मल पोजीशन में रहते हैं, टिश्यू के सेल्स जो हैं वो नॉर्मल पोजीशन में रहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। अगर उसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी तो या तो श्रिंक हो जाएगा सेल टिश्यू का या फिर ब्रस्ट हो जाएगा, इसलिए उसे आइसोटोनिक कंडीशन में रखा जाता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज़ यूज्ड टू बैलेंस द इलेक्ट्रोलाइट। अमूमन हम ड्रिप्स वगैरह जो लगाते हैं गर्म मौसम के अंदर, जब हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ता है या डिहाइड्रेशन हो जाती है, इस तरह की सिचुएशन में भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। Then for medical purpose isotonic solutions and normal saline is used for the flush of wounds and normal saline is used for the IV for the patients who cannot take fluids orally। ऐसा बंदा बाद दफ़ा ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बहुत ज़्यादा बंदा डिहाइड्रेट हो जाता है, ऑरली फ्लूइड कुछ नहीं ले रहा होता है या फिर बेहोश होता है, अनकॉन्शियस होता है, उस सूरत में भी आईवी मेंटेन किया जाता है ताकि उसके फ्लूइड का रेशो इलेक्ट्रोलाइट्स का रेशो बैलेंस किया जा सके, नॉर्मल किया जा सके। नॉर्मल सलाइन इज़ यूज्ड इन आईवी फॉर द पेशेंट्स हु कैन नॉट टेक फ्लूइड ऑरली एंड सलाइन इज़ आल्सो यूज्ड फॉर नेजल वॉशेस टू रिलीव सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द कॉमन कोल्ड के लिए भी इस्तेमाल होता है। आई वॉशेस के तौर पर भी यूज़ होता है और नेजल वॉशेस के तौर पर भी यूज़ हो रहा होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्यों यूज़ हो रहा होता है? क्योंकि ये स्टेबल होता है, ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन स्टेबल होता है, इसमें सेल स्टेबल रहता है।
प्लाज्मा की तरह इसकी कंपोजिशन हो रही होती है, बैलेंस हो रहा होता है इसके अंदर आइसोटोनिक साइल्यूट सॉल्वेंट का। देन इस वजह से ये यूज़ होता है ताकि सेल अपनी प्रॉपर पोजीशन में रह सके, स्टेबल रह सके। अदरवाइज़ हाइपरटोनिक इस्तेमाल करेंगे या हाइपोटोनिक इस्तेमाल करेंगे तो अमूमन ख़तरा होता है, अगर हाइपोटोनिक ले रहे हैं तो सेल स्वेल हो सकता है, जबकि हाइपरटोनिक ले रहे हैं तो सेल श्रिंक हो सकता है। लेकिन अगर हमें चाहिए स्टेबल सेल देन हमें आइसोटोनिक ही इस्तेमाल करना होगा, आइसोटोनिक सोल्यूशन इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। डिफरेंट एग्जांपल्स हम लोगों ने पढ़ ली हैं इसके बारे में कि 0.9% सोडियम क्लोराइड भी होता है, ये नॉर्मल सलाइन होता है, रेंगर्स सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, या फिर जो है डेक्सट्रोज इन वाटर 5% डेक्सट्रोज इन वाटर जो है वो अवेलेबल है। सब तमाम आइसोटोनिक है। असाइनमेंट है आपकी, व्हाट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इज़ दिस सेल इन। ये जो सेल दिखाया गया है, ये जो हमारे बीकर के अंदर ये जो सेल दिखाया गया है, ये देखिए, ये जो बीकर के अंदर सेल दिखाया गया है इसे किस तरह का एनवायरनमेंट मिला हुआ है, क्या चीज़ है, हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक है, या आइसोटोनिक है, या ऑस्मोटिक है। वाटर अगर देखिए ये सेल श्रिंक हो रहा है, अगर आप देखें तो ये आप देख रहे हैं भीतर के अंदर सेल श्रिंक हो रहा है। स्वेल होता तो राउंड होता और फूला हुआ होता। अगर ये श्रिंक हो रहा है तो इसकी कौन सी सिचुएशन होगी, ये होगा हाइपरटोनिक में। वाटर विल बी मूव आउट ऑफ द सेल टूवर्ड द हायर कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट। लेकिन अगर ये स्वेल हो जाता है देन इसको हम कंसिडर करते हैं हाइपोटोनिक में। और अगर ये नॉर्मल सेल होता, नॉर्मल पोजीशन में रहता, इसकी शेप भी ख़राब नहीं होती और नॉर्मल होता तो ये आइसोटोनिक होता। ठीक है, यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ये आइसोटोनिक क्या होता है, सोल्यूशन आइसो का मतलब है सेम, एंड टॉनिक कहते हैं स्ट्रेंथ को या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट को कह रहे होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन दैट हैज़ द सेम सॉल्ट कंसंट्रेशन एज द नॉर्मल सेल्स ऑफ द बॉडी एंड द ब्लड। नॉर्मल इस तरह की कंसंट्रेशन रख रहा है साल्ट की जो कि नॉर्मल सेल्स में होती है बॉडी के या फिर ब्लड में होती है, इसीलिए हम इसे आईवी दे सकते हैं इजीली। अगर इसकी साल्ट कंसंट्रेशन सेम ना हो तो ये ब्लड में जाके रिएक्शन भी शो कर सकता है, सीवियर रिएक्शन शो कर सकता है। या हम कह सकते हैं टू सॉल्यूशंस आर आइसोटोनिक व्हेन दे कंटेन अ सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड डिसॉल्व्ड सब्सटेंस। जबकि हाइपरटोनिक की हमने क्या पढ़ी थी, व्हेन टू सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देन सॉल्यूशंस हुज कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट इज हायर देन द अदर solution is called hypertonic. Hypertonic की क्या स्टडी की थी हमने, when two solutions are separated by semi permeable membrane then the solution whose concentration of the solute is the lower then the solution is called hypotonic. And isotonic क्या होगा, when two solutions are separated by the semi permeable membrane and the no flow of water across the membrane the solutions are isotonic. Both solutions are equally concentration, RBCs, tears or blood 0.9% weight by volume sodium chloride solution are said to be isotonic to each other, right? 0.9% sodium chloride solution is isotonic to red blood cells. ये कंसंट्रेशंस का ख्याल रखा जाता है। अगर आपके टीयर्स जो आपकी आंखों में आंसू हैं, जो लिक्विड हमारी आंखों में जिसको हम आंसू कह रहे होते हैं, टीयर्स कह रहे होते हैं, अगर उसकी कंसंट्रेशन के हिसाब से ही हम आई ड्रॉप्स बनाएंगे देन वो फेवरेबल रहता है ज़्यादा, क्योंकि उससे कोई रिएक्शन शो नहीं होता, इसीलिए हम आई ड्रॉप्स को आइसोटोनिक रख रहे होते हैं। जबकि रेड ब्लड सेल्स या फिर हम किसने ब्लड की कंसंट्रेशन के हिसाब से अगर हम सोल्यूशन बनाएंगे या फिर हम कंसंट्रेशन जो है उसके साल्ट्स की वही रखेंगे देन इसको हम कहेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशंस। और ये डिफरेंट पर्पसेस में यूज़ होते हैं। अमूमन डिहाइड्रेशन को रिकवर करने के लिए, आई वॉशेस के लिए, या फिर इलेक्ट्रोलाइट बॉडी में डिसबैलेंस हो रहा हो वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। नेज़ल वॉशेस में भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब स्पोर्ट्स ड्रिंक्स भी आ रही हैं मार्केट के अंदर आइसोटोनिक फॉर्म में, जो कि इलेक्ट्रोलाइट को बॉडी में बैलेंस करने में यूज़ हो रही होती हैं। ये था आज का टॉपिक आइसोटोनिक सोल्यूशन से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।